चलिए, सब बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम इसकी सारी चीजें ए टू जेड, हर चीज जो छोटी से बड़ी जितनी भी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सब एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। टाइम लॉस किए हुए, क्योंकि आपके टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। एक एक मिनट की वैल्यू है कंपटीशन के बच्चे के लिए। समझ गए? वो तो तब पता चलता है उसकी अहमियत जब आप एग्जाम देके, जिस दिन एग्जाम होता है उस वक्त आपको टाइम की वैल्यू पता चलती है कि आपके टाइम की क्या वैल्यू। चलो फटाफट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती, एफिनिटी का मतलब लगाव, अफेक्शन, आकर्षण है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सोचो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कौन? मेटल तो करेंगे नहीं, नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम जनरली एसोसिएट करेंगे जिससे नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल से एसोसिएट होगी, क्योंकि उन्हीं को इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी उन्हीं की सबसे ज्यादा होगी। ठीक, इसका मतलब है कि ये एसोसिएट होगा नॉन मेटल से। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान लो कुछ ऐसे भी है, तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्यों करेगा? ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सोचो जब कोई चीज स्टेबिलिटी गेन करेगी तो एनर्जी रिलीज करेगी, करेगी ना? हाँ, तो जब एनर्जी रिलीज करेगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ले किस लिए रहा है? स्टेबल होने के लिए। और जब स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है, इस क्यों लेना चाहता है? स्टेबल होने की, एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव, क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। वो कौन से? जो पहले से स्टेबल होंगे। वो कौन से होते हैं भाई? किसको पता है बताओ? जो नोबल गैसेस है, या जो हाफ फील्ड है, बहुत स्टेबल, ऐसे कुछ हैं जो आपको याद रखने। नोबल गैसेस उसमें आती है, उसमें नाइट्रोजन आता है, उसमें बेरिलियम आता है, और उसमें मैग्नीशियम आता है। तो ये आप याद रख लो, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बेरिलियम और मैग्नीशियम इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वहां पेनिट्रेशन इफेक्ट है, उनका एस कंप्लीट है, बहुत क्लोज टू न्यूक्लियस है। नाइट्रोजन इसलिए नहीं लेना चाहता है, वो हाफ फील्ड है, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। और नोबल गैस जो है वो फुलफिल्ड होते हैं, उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो P6 कंप्लीट होता है, इसलिए वो नहीं लेना चाहते। ठीक, यहाँ पे सब लिखा हुआ है जो मैंने बोला। क्या लिखा? एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव एटम डेट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सीधी बात वही जो मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव क्या बोली जाएगी? एटम डेट डू नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। कौन है? नोबल गैस है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम। अगर कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या करेगा वो? एनर्जी रिलीज करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपने इंथैल्पी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। कोई भी इंथैल्पी जनरली एक मोल के लिए डिफाइन होती है, पता है ना? तो हम क्या करेंगे? अगर हम ऐसा कहें कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई 1 मोल ऑफ एन एटम, एक जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लिखा ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, जो उसकी इंथैल्पी में चेंज आएगा वही क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। जब एक मोल सब्सटेंस में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो प्रॉपर डिफिनेशन है इसी लिखी जाएगी, 1 मोल ऑफ एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड द इंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। को पता है अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसको हम डेल्टा एच ईजी से डिनोट करते हैं।
आपको पता है अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में क्या होते हैं। अगर आपने बेसिक भी कहीं 9th 10th में पढ़ा होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच निगेटिव होता है और इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब देखो क्या लिखा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और एक्सोथर्मिक होगा तो उसकी डेल्टा एच ईजी क्या होगी निगेटिव होगी, समझ गए। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा है तो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आपको पता ना किसी चीज से कोई चीज जबरदस्ती की जाए तो फिर एनर्जी ही तो लगानी पड़ती है। किसी से कुछ छीनना हो, किसी को जबरदस्ती कोई चीज देना हो तो वो ले नहीं रहा या दे नहीं रहा तो आपको एनर्जी ही तो लगानी पड़ती है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा क्योंकि आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा हो, पहले से स्टेबल है तो उसका डेल्टा एच जी क्या होगा पॉजिटिव हो जाए। और ये बेसिक एक रिलेशन है कि दोनों का रिलेशन कैसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच जी नेगेटिव आता है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो डेल्टा एच जी पॉजिटिव आता है। तो सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उस केस में बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच जी निगेटिव लिया जाएगा, मतलब दोनों की साइन जस्ट अपोजिट, समझिए। ये था बेसिक डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। आपको कुछ फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं देख लो। पीरियड में जाने पे जनरली इंक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक। साइज के इनवर्स रिलेशन है और क्या लिखा हुआ है, उनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, अगर वो हाफ फिल फुल फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, बताए ना। और किस बात पे डिपेंड करेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर बहुत क्लोज है टू न्यूक्लियर जिसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम आता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिसमें नोबल गैस आते हैं, नाइट्रोजन आता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। जनरली क्या होता है पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, वैसे भी हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी हम नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी क्योंकि जनरली ये एसोसिएट होती है नॉन मेटल से। और ग्रुप में जाने पे जनरली घटती है क्योंकि साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम होने लगती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लिथियम बेरिलियम, हाँ यहाँ पे देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, लिथियम से लेके नियॉन तक जब आप जाएंगे, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो सोचो सबसे पहले ये सोचो कि कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। आपको पता है नोबल गैस नहीं लेते, नाइट्रोजन हाफ फील्ड नहीं लेगा और बेरिलियम नहीं लेगा क्योंकि उसके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है, एस कंप्लीट है, बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के। तो ना तो बेरिलियम लेगा, ना तो नाइट्रोजन लेगा, ना तो नियॉन लेगा। तो देखो वहां पे स्टार लगा हुआ है, बेरिलियम भी नहीं लेगा, नाइट्रोजन भी नहीं लेगा, नियॉन भी नहीं लेगा, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे लास्ट में आएगी, करेक्ट। अब उसके बाद आपको पता है पीरियड में जाने में बढ़ती है, जैसे जैसे आप पीरियड में बढ़ेंगे सबसे लास्ट में कौन आएगा, फ्लोरीन। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की ही होगी क्योंकि पीरियड में सबसे लास्ट में आएगा तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, देखो। फिर ऑक्सीजन का नंबर आएगा, ये तीनों तो लास्ट में आएंगे, क्यों, फुल फील्ड हाफ फील्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट, तीनों को लास्ट में फेंक दो उठा के। सबसे बढ़िया फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन, उसके बाद लिथियम और बोरान में एक एक्सेप्शन है कि लिथियम और बोरान में क्या हो रहा है, देखो लिथियम और बोरान में लिथियम की ज्यादा है, ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम और बोरान में लिथियम की ज्यादा आ रही, लिथियम और बोरान में लिथियम की क्यों ज्यादा है बताएं आप, क्या सोच पाएंगे आप। अगर मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s1, करेक्ट, सही ना। और अगर मैं बोरान का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 और 2p1 आता है। लिथियम की इसलिए ज्यादा है कि जब लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 से 2s2 हो जाएगा और इसका s क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा और ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा।
लेकिन इसमें गेन करोगे तो 2p1 से 2p2 होगा। इसलिए लिथियम की क्या है, बोरान से ज्यादा है। समझ गए? लिथियम की क्या है, बोरान से ज्यादा है। समझ गए? देखो फिर लिथियम का नंबर आया, देन बोरान का है। ये भी एक याद रखेंगे, फर्स्ट ए की जनरली थर्ड ए से ज्यादा हो। ठीक है, फर्स्ट ए की थर्ड ए से ज्यादा है, क्योंकि बोरान तो थर्ड ए है ना, मतलब 13 ग्रुप में आता है ना, ये फर्स्ट मतलब या फर्स्ट ए में आता है। तो इसलिए लिथियम फिर बोरान। अब आया लास्ट में तीन जिनकी सबसे कम है। कौन कौन है? नाइट्रोजन है, बेरिलियम है और नियॉन है। तो सबसे लास्ट में तो नियॉन आएगा, क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और सब एकदम फुल फिल्ड है। तो सबसे लास्ट में तो नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन में ऑर्डर क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2p3 आएगा, और इसका लास्ट में लिखोगे तो 2s2 आएगा, क्योंकि ये फुल फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड, और ये तो नोबल गैस था इसलिए सबसे लास्ट में आएगा। ये एस इसका फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो फुल फील्ड तो ज्यादा स्टेबल होगा ना फील्ड से, इसीलिए लास्ट में हो गया। और हाफ फील्ड पहले हो गया, इसलिए नाइट्रोजन की बेरिलियम से ज्यादा और सबसे लीस्ट नियॉन की है। तो ये आप ऑर्डर याद रख लें, लिथियम से लेकर नियॉन तक। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे समझाया गया था, बेरिलियम फुल फील्ड होता है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, नियॉन फुल फील्ड। नियॉन पहले आया क्योंकि नोबल गैस है, फिर ये फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड। ये ऑर्डर आपको फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हमने क्या पढ़ा? जनरली डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। तो हमारे हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। लेकिन ऑर्डर ऐसा नहीं, लेकिन ऑर्डर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर में क्या है, क्लोरीन पहले है, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब देखने को ये मिलता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा पाई जाती है। अब आते हैं उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है, ये एक्सपेक्टेड है और ये क्रॉस है, मतलब ये गलत है। एक्चुअल यहाँ पे लिखा है, और ये भी लिखा है थर्ड पीरियड एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकेंड पीरियड। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आप सेकेंड पीरियड में आओगे, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है क्लोरीन से, लेकिन साइज छोटी है। उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज, क्या? ड्यू टू स्मॉल साइज, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटी होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा दिखाई देगा। रिपल्सन यहाँ भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि इसकी साइज थोड़ी बड़ी पाई जाती है, तो ये उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेंगे। रिपल्सन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन फ्लोरीन में थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपको ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन से। इसीलिए आपको ऑर्डर क्या हो जाता है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। समझ गए? तो देखो थर्ड पीरियड में क्लोरीन आता है, सल्फर की भी सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा है, फास्फोरस की भी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो आप याद रखो कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की मोर देन होती है सेकंड पीरियड से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या बताओ? मोर नेगेटिव किसकी होगी? मोर नेगेटिव डेल्टा ए चीज किसकी आती है? ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है हेलोजन फैमिली में? क्लोरीन की। तो जब ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक हो, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज करेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन फैमिली में पूछेगा तो सबसे ज्यादा सल्फर की है। हाँ, एक बात और याद रखें, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट पाई जाती है। यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखें। साइज का मैटर है,
साइज छोटी होने की वजह से, और यहाँ पे 4 एटम का ऑर्डर लिखा हुआ है, किसका किसका, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, ठीक, इसलिए सबसे पहले क्लोरीन आएगा, सेकंड पे फ्लोरीन ही आता है। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर में बताया कि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, साइज छोटी है। ऑक्सीजन का तो अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट आता है, ये सल्फर आएगा देन ऑक्सीजन आएगा, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में सबसे लीस्ट ऑक्सीजन का आता है, ये भी आप ध्यान रखें कि ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब लेस एक्सोथर्मिक है ना, लेस एक्सोथर्मिक। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, मैं बढ़ता हूँ आगे। हाँ, अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा कि कोई एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना है कोई, सोचो पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक। मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूँ खुद, क्यों लेना चाहता हूँ कि मुझे स्टेबल होना, तब तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी रिलीज। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, मुझको जबरदस्ती दिया जा रहा है, नहीं तुम इलेक्ट्रॉन लो, तब तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो क्या समझ में आया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तब एनर्जी रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तब एंडोथर्मिक होगा। तो इससे ये पता चला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। फर्स्ट लिखा है देखो डेल्टा, देखो ए से ए माइनस बना, तो क्या हो गया डेल्टा एच ई जी वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन उस पर पहले से आ गया, दूसरा आएगा, दोनों तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करता है, शील्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, रिपल्शन क्रिएट हो जाए, रिपल्शन क्रिएट हो जाए। तो रिपल्शन क्या करेगा, उसकी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहिए, तब इसका मतलब प्रोसेस हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से वो ले चुका है, दूसरा ले ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि रिपल्शन होना ही होना और ज्यादा होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से वो ले चुका है। इसका मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद चाहे वो सेकेंड ले, चाहे वो थर्ड ले, कुछ भी ले, प्रोसेस इंडोथर्मिक हो, समझ गए। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, अच्छा मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व है, लेकिन चलिए समझ लेते हैं फटाफट, सॉल्व है तो क्या हुआ, एन से एन माइनस जाए, आपको बताए कौन कौन नहीं लेना चाहता, याद है ना, बेरेलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैस और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये इंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए। चलो, पहला नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेना ही नहीं चाहेगी, वो हाफ फील्ड है, तुमने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या प्रोसेस, एनर्जी लगानी पड़ेगी, इंडोथर्मिक। दूसरा ओ से ओ माइनस, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑक्सीजन से O माइनस 2 गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो लिया लेकिन दूसरा भी ले लिया, तो प्रोसेस ओवरऑल क्या हो, इंडोथर्मिक, क्योंकि तुम उसको 2 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, देखो माइनस माइनस वन ये है, तो -2 पे ले जाओगे या O माइनस से O-2 ले जाओगे तो भी इंडोथर्मिक प्रोसेस हो, और तुम तो उसको दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तुम जबरदस्ती दो दे रहे हो, तो प्रोसेस इंडोथर्मिक। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है, तो एक्सोथर्मिक। सोडियम से Na प्लस गए, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, अगर तुम सोडियम से Na प्लस जा रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, तो ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक। बेरिलियम, आपको पता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए, तो बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दोगे, वो तो पहले से पेनिट्रेशन इफेक्ट है उसका, एस कंप्लीट है, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसका मतलब प्रोसेस इंडोथर्मिक। Na से Na एक्वस बना, बताओ एक्वस मीडियम में समझ रहे हो ना, कौन सी एनर्जी होती है वो, जिसको हम बोलते हैं, जब एक्वस मीडियम में डालते हैं किसी मेटल्स को, तो उसमें कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन, कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको,
हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। या यहाँ पे Na प्लस लिख लो, चाहे तो Na प्लस भी लगा सकते हो, समझ गए। तो जब कोई मेटल किसी एक्वस मीडियम में जाता है तो वाटर से वो रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। या उस, आपको पता है ना, जब कोई चीज छोटी होती है तो एक्वस मीडियम में क्या हो जाती है? बड़ी। क्यों? उसको हम हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं कि वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर क्या करें, उसको अट्रैक्ट करके बड़ा कर दें। तो ये भी प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि Na प्लस से एक्वस में जा रहे हो, कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं उसको। अगर Na से Na माइनस है, सोडियम है, आपको पता है सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, उसके अलावा जितने हैं सबकी डेल्टा एच Eg निगेटिव आती है, एक्सो मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम पे दोगे तो भी प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक ही होगा, मतलब एक्सो होगा। अगर फास्फोरस से फास्फोरस माइनस जाओगे, नाइट्रोजन नहीं लेना चाहता, फास्फोरस ले ले, तो ये भी क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ओ माइनस से O माइनस टू जा रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक, क्योंकि तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। समझ गए पूरा? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में सारी चीजें आपके लिए ले ली। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट लेक्चर है। चलो इसको मैं हटाता हूँ, आप थोड़ा इसको सॉल्व करें पहले, फिर मुझे बताएं, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी इधर है, क्वेश्चन भी अच्छा सा ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए के बराबर होती है, क्या ये बात सही है? ये थ्योरी है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो ए माइनस से जब हम, अगर हम ए माइनस से ए की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अरे भाई, अगर हम ए माइनस से ए की तरफ जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ए से ए माइनस जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो मतलब अगर हम ए माइनस से ए जाएं या उसका रिवर्स आए, तो उसका मतलब क्या हुआ? कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, दोनों की है जस्ट बराबर ही तो होंगे। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी लगी उसको निकालने, तो यहाँ से यहाँ जो गेन करने में दोनों एनर्जी क्या है? यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बस दोनों एनर्जी क्या है? जस्ट बराबर ही तो है। तुम दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल ही तो है, इधर जाओ चाहे इधर चले। या ऐसे भी लिख सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम ए से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ए प्लस बनेगा, और ए प्लस से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ए बन जाएगा। इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इक्वल होगी, ए प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस, ए पॉजिटिव। समझ गए? ठीक है। बस प्रोसेस क्या होगा? ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक और ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, बस। ये क्वेश्चन एक बढ़िया सा लिखा हुआ, उसको पढ़ें आप। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम इज मोर देन लिथियम प्लस, क्या ये सही बात? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कह, देखो यहाँ पे लिथियम की ज्यादा है, बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जिसके पास प्रोटॉन, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनका शील्डिंग कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। अब आपको पता है जब शील्डिंग दोनों का सेम है तो छोटा कौन होगा? जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको पता है लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2, तो लिथियम में अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटी, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो कह रहा है हीलियम की ज्यादा है, नहीं ये रॉन्ग। ये क्या हो गया आपका? ये आपका रॉन्ग हो गया, सही बात ना? देख लो भाई, देख लो, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, ये आपका रॉन्ग। चलो इस पे आते हैं। कह रहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, तो उसकी एनर्जी रिलीज कैसे करेगा? उसकी तो पॉजिटिव होगी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन की नेगेटिव होगी, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होगी। कह रहा है दोनों की नेगेटिव, इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस इज मोर देन क्लोरीन प्लस, क्या सही बात है? कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ये तो पढ़े क्या? अगर क्लोरीन की ये वाला ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर हो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्लोरीन की ज्यादा, क्वेश्चन में ये वाला दिया कि फ्लोरीन की ज्यादा है, क्या बताओ? सोच पा रहे हो किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन प्लस की ज्यादा होगी, बताओ क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। क्या है? फ्लोरीन में पॉजिटिव ज्यादा अनस्टेबल है देन क्लोरीन प्लस। अब किसी के ऊपर हाईली अनस्टेबल है तो वो तो इलेक्ट्रॉन तुमसे छीन लेगा, नहीं दोगे तो कैसे भी ले लेगा, लेकिन उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो वो छीन लेगा, कुछ भी कर लेगा, जो करना हो करेगा। समझ गए? चाहे ईडी लगाना हो, सीबीआई, कुछ भी लगाना हो, इलेक्ट्रॉन वो लेके रहे। इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन सेलेनियम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम होती है। इसका मतलब ये रॉन्ग। तो हम हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट कौन है? सी। मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसको मैंने इधर कर दिया था इसका, इसी का एक्सप्लेनेशन है ना ये। हाईली अनस्टेबल है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रीडली, रीडली का मतलब होता है फास्ट। चलिए भाई अगले, समझ गए? ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कोई जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डिफरेंस कैसे पता चलता है? देखो क्वेश्चन के तरीके कैसे पूछे जाए, तो मैं तुम्हें एक होमवर्क भी दूंगा, वो आपके लिए रहेगा कि बताना है आपको कि क्या वो इस बार जो आया था नीट में आया था 2026। मैं पहले जेई मेन के दो क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ इसको मैं हटा रहा हूँ। ये जेई मेन के दो क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करवाया था क्लास में, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, चलो इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, आप क्वेश्चन देखें बस, मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन दिया। ठीक है, फिर समझा देता हूँ दोबारा से, दिख रहा है ना आपको अच्छे से कुछ सब चीज? हाँ दिख तो रही है। चलिए, आपके सामने देखिए दो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज समझो, बस मैं लैंग्वेज समझाने की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू, समझ रहे हो ना? क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एब्सोल्यूट वैल्यू को मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। समझ गए? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब वो निगेटिव साइन से उसका कोई लेना देना नहीं। आपने पढ़ा है कि जो मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वही ना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, तो उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब मॉड लगा देना। समझ गए? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मॉड लगा देना है, मतलब वैल्यू की साइन को कंसिडर नहीं कर। अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखा हूँ, एक क्वेश्चन पे आओ, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बस, बाकी कुछ नहीं लिखा। इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है बताओ, दोनों का आंसर बताओ। इसका मतलब होता है देखो, एक तरीका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछता है, यही जो लिखा नहीं यही से है, डेल्टा एच ई जी विद नेगेटिव साइन, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखा रहेगा, फिर आगे क्या जोड़ा रहेगा क्वेश्चन में? विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, समझ रहे हो? विद नेगेटिव साइन में वो कहना चाह रहा है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, साइन मत देखो, साइन नहीं देखनी। ठीक, चलो
अब बताओ, जब भी ऐसा लिखा हो एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या बोले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर होगा, क्योंकि इनकी साइन का डिफरेंस होता है, इनकी साइन में डिफरेंस होता है। जैसे वह एब्सोल्यूट वैल्यू बोला या विद नेगेटिव साइन, आपको नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करनी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर है। तो ऑर्डर कौन सा होगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन हाइड्रोजन। समझ गए इस क्वेश्चन? अब इस पे आते हैं। क्या कह रहा है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखा, उसने नेगेटिव साइन नहीं लिखा अभी, उसने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, उसने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछ रहा है। पहले आप इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता दें मुझे, जो पूछ रहा हो बाद में लिखें। पहले इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबको पता है, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा, सबको पता हेलोजन है ना, सल्फर से तो ज्यादा ही होगा ब्रोमीन का। फिर सल्फर का आएगा, सबसे लास्ट में तो नोबल गैस आएगा। तो ये ऑर्डर होता है किसका? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, ये का ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, ठीक। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, इसका मतलब यहाँ पे उसने ना मैग्नीट्यूड लिखा है, ना नेगेटिव साइन लिखा है, ना एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, इसका मतलब ऑर्डर जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि वहां नेगेटिव साइन थी। ऑर्डर क्या होगा? जस्ट रिवर्स। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स होगा, इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा आपको, ये बेसिक डिफरेंस मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फिर आर्गन का, देन सल्फर का, देन बोरोमीन का, अरे देन फ्लोरीन का, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? फिर फ्लोरीन। अब ऐसा ऑर्डर कहाँ है? आर्गन है ए, सल्फर है डी, और ब्रोमीन है बी। ए डी बी, सबसे लास्ट में सी, तो मेरा ऑप्शन आया बी। आया ना बी? देख लो बेसिक डिफरेंस और इस क्वेश्चन में, समझे? हाँ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये रिलेशन है, उनमें साइन का डिफरेंस होता है, समझ गए? ये समझाने के लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये ऑर्डर है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए और बी की दी है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? साइन बदलोगे तो माइनस हो जाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी की ज्यादा है। लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा जाएगा तो ए ज्यादा है, क्योंकि -10 मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है, किससे? -20 से। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का पॉइंट। कब? जब ऐसे लिखा हो विद नेगेटिव साइन, या ऐसे लिखा हो एब्सोल्यूट वैल्यू, या लिखा हो मैग्नीट्यूड बताओ, समझे? तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप जाना, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नीट, री नीट की बात कर रहा हूँ, नीट की नहीं, जो री नीट हुआ दोबारा लीक होने के बाद, री नीट 2026 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का इसी का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन। आप उसको सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या उसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो एक भी सही है, क्या जो ऑप्शन दिया है क्या एक्यूरेट वो ऑप्शन होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, आप देखना उसमें और कमेंट करके बताना मुझे क्या उसका आंसर होना चाहिए, जो आंसर की में सब मान लिया गया है, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मजा आया? बढ़िया से रिवाइज हो गया होगा आपका। ये पढ़ाने में इतना टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम लगता तो लिखा सब, ये ऑफलाइन लेक्चर का पढ़ाया हुआ था, वो लिखा हुआ था, इसलिए फटाफट रिवीजन करा। ठीक है, चलिए।